हेलो दोस्तों, आज की वीडियो वैकेंसी अलर्ट पर होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी पैरामेडिकल पोस्ट के बारे में बताऊंगा जो कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में निकली हुई है, जिसको शॉर्ट में जिपमर भी बोला जाता है। ये इंस्टीट्यूट पौंडीचेरी में है और इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए काफ़ी सारी पोस्ट निकली हुई है, जिसका नोटिफिकेशन फरवरी 2023 में ही आया है। तो हम देख लेते हैं ज़रूरी इंफॉर्मेशन कि इसमें क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे ऊपर जो इसमें दिया गया है, इसमें रिक्रूटमेंट सेक्शन का कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है। यानी कि अगर आपको फॉर्म भरने के टाइम में या फॉर्म भरने के बाद में कोई क्वेरी आती है, टेक्निकल क्वेरी या फिर कोई पेमेंट रिलेटेड कोई क्वेरी होती है, तो आप इनको ईमेल करके इन आईडी पर पूछ सकते हैं। और ये नीचे साफ साफ लिखा गया है कि एप्लीकेशन जो है आपको वो बाय हैंड या फिर कोरियर नहीं करनी है या फिर पोस्ट नहीं करनी है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ये पोस्टल कोरियर या फिर बाय हैंड आपको नहीं देना है वहाँ पर। ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा एप्लीकेशन का, वो 22 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 मार्च है 4:30 बजे तक। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसकी जो हॉल टिकट डाउनलोड करने की जो डेट है वो 25 मार्च है, और जो एग्ज़ामिनेशन की डेट है वो 2 अप्रैल है। यानी कि 2 अप्रैल को इसका एग्ज़ामिनेशन होगा, वो भी ऑनलाइन। और इसमें रिटर्न के साथ साथ यानी कि जो कंप्यूटर टेस्ट के साथ साथ इसमें स्किल टेस्ट भी होगा, जिसकी डेट अलग से वो अनाउंस करेंगे। तो ये पूरा जो एप्लीकेशन है वो आपको ऑनलाइन ही भरना है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब इसमें डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट इसमें जो निकली हुई है। ठीक है, आप यहाँ पर जो देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी कितनी पोस्ट निकली हुई हैं, और यहाँ पर पोस्ट लिखी हुई हैं साइड में। काफ़ी सारी मेडिकल जो पैरामेडिकल पोस्ट है वो निकली हुई है। इसमें एक्सरे टेक्नीशियन भी है रेडियोथेरेपी के लिए। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारी मेडिकल पोस्ट हैं। इसमें जो टोटल ग्रुप बी और ग्रुप सी जो पोस्ट हैं टोटल 69 के करीब 70 के करीब हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ पोस्ट दी गई हैं टेंटेटिव है, यानी कि ये पोस्ट कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये पूरी तरह डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पर। अब इसमें क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। तो जो डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए है उसमें अपर एज लिमिट जो है 35 ईयर मांगी गई है। ठीक है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। और जो मेडिकल सोशल वर्कर उसके लिए एज लिमिट 35 ईयर्स है। स्पीच थेरेपिस्ट के लिए भी 30 ईयर्स है। और जो एक्सरे टेक्नीशियन है रेडियोथेरेपी के लिए, उसकी भी एज लिमिट 30 ईयर है। यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपको बीएससी मांगी गई है। बीएससी रेडिएशन टेक्नोलॉजी में बीएससी होनी चाहिए, या फिर बीएससी इन रेडियोथेरेपी होनी चाहिए, और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको AERB का ई लोरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी साथ में आपको होना चाहिए रेडियोथेरेपी मशीन चलाने का। ई लोरा रजिस्ट्रेशन आपके जो मेडिकल फिजिसिस्ट है आप उनसे कांटेक्ट करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे खुद भी कर सकते हैं इसको। AERB की साइट पर जाकर वहाँ पर ई लोरा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। यहाँ पर लेवल 6 का जो पे स्केल है वो दिया जा रहा है, यानी कि जिसका बेसिक भी है वो 35,400 होगा इसमें बेसिक। ठीक है, और प्लस इसमें जो अलाउंसेस होते हैं वो आपको मिलेंगे। तो उसमें जो सैलरी होगी अप्रोक्स आपकी 55 to 60 के अराउंड जा सकती है स्टार्टिंग सैलरी। बाकी इसमें ग्रुप सी की पोस्ट भी निकली गई है, जैसे कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। ठीक है, इसमें भी 30 ईयर एज लिमिट है। इसमें ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन है जिसमें 25 ईयर एज लिमिट है। और जो डेंटल मैकेनिक है इसकी भी 30 ईयर है इसकी एज लिमिट। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इसकी भी 30 ईयर है। ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन इसकी भी 30 ईयर है। परफ्यूजन असिस्टेंट इसकी भी 30 ईयर है। फार्मासिस्ट इसकी भी 30 ईयर है। फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन 30 ईयर्स। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड इसकी भी 30, सॉरी इसकी भी 27 ईयर्स है। यूरो टेक्नीशियन की जो एज लिमिट है वो भी 30 ईयर्स है। इसमें रेडियोग्राफी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिप्लोमा मांगा गया है रेडियोग्राफी में या फिर रेडियोग्राफिक साइंस में, जो कि 2 साल वाला डिप्लोमा होता है। ठीक है, इसमें साथ साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का, जो कि अल्ट्रासाउंड या फिर सियाम इमेज इंटेंसिफायर मशीन को चलाने का होना चाहिए।
ये अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। इससे मेनली जो है वो अल्ट्रासाउंड आना चाहिए और सियाम जो मशीन होती है, इमेज इंटेंसिफायर मशीन, वो आपको चलाने आनी चाहिए। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो पे स्केल है वो लेवल 4 का दिया गया है और इसका जो बेसिक है वो 25,500 है। और इसमें ये दिया गया है कि 18 मार्च को जो कैंडिडेट की एज है कम से कम 18 साल तक होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में वो यहाँ पर दिया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 50% नंबर कम से कम होने चाहिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, और जो ST OBC है उनके लिए 40 to 45% होने चाहिए। ये बेसिक क्वालिफ़िकेशन है इसमें, मतलब इतने कम से कम मार्क्स आने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST के लिए 5 ईयर का है, OBC के लिए 3 ईयर का है, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए भी ग्रुप बी के लिए 5 ईयर है और ग्रुप सी के लिए 40 ईयर्स तक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको किस तरह का एज रिलैक्सेशन चाहिए। और इसमें जैसे कि आप अगर किसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, अगर OBC कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है लास्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। बाकी जो EWS कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 1 साल से ज़्यादा पुराने ना हों। उसी तरह सेम SC ST के लिए है। तो हम नीचे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं और क्या क्या है इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पे है हाउ टू अप्लाई। यहाँ पर जो एप्लीकेशन सबमिट करने का जो मोड है वो ऑनलाइन ही है ओनली, ठीक है। आपको ऑनलाइन ही इसमें एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ऑफलाइन का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि इसमें ऑफलाइन भर के एप्लीकेशन पोस्ट कर देते हैं या कुरियर कर देते हैं, तो वो एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी और रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यहाँ वेबसाइट का लिंक दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे जाकर ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जो एप्लीकेशन फ़ीस है आप उसको आप पे कर सकते हो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर UPI के थ्रू आप पे कर सकते हो। और जनरल कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है वो 1500 है, प्लस जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे वो है। OBC के लिए भी 1500 है, SC ST के लिए 1200 है, और जो PWBD के जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वो एग्जाम्प्टेड है, यानी कि उनके लिए फ्री है फॉर्म, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, ठीक है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये आपको यहाँ पर देखनी ज़रूरी है। आपको जो फ़ोटोग्राफ जो आपको जो अपलोड करना है वो इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए, यानी कि आपको जो फ़ोटो खिंचवानी है वो इस तरह की होनी चाहिए कि आपके हाथ में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होना चाहिए और वो बोर्ड आपके हाथ में होना चाहिए, और तब आपको फ़ोटो खिंचवानी है। जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइट बैकग्राउंड के साथ आपको फ़ोटो खिंचवानी है। तो आपको बात ये ध्यान में रखनी है कि आपका जो फ़ोटो है वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। आपको फ़ोटो अपलोड करने से पहले आपका जो फ़ोटो है वो कैंडिडेट फ़ोटोग्राफ, ठीक है, वो JPG में आपको सेव कर लेना है। इसी तरह जो सिग्नेचर है वो आपको सेव करना है कैंडिडेट सिग्नेचर करके, ठीक है। ये आपको JPG में सेव कर लेना है। और यहाँ पर जो डायमेंशन है वो दी गई हैं, यानी कि फ़ोटोग्राफ के लिए जो 30x45 mm की होना चाहिए डायमेंशन, और सिग्नेचर के लिए 80 mm x 35 mm होना चाहिए। और इसमें आपको KB का भी ध्यान रखना है। आपकी जो सिग्नेचर और जो फ़ोटो है वो 10 KB और 80 KB के बीच में होना चाहिए इसका साइज। आपको फ़ोटो और सिग्नेचर के साथ साथ आपको अलग से डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका सर्टिफिकेट वो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, ठीक है।
अगर अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो होगा, अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो होगा, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके लिए सर्टिफिकेट जो एप्लीकेबल होगा वो उनको अपलोड करना होगा। इसमें बताया गया है कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है अगर एक बार सबमिट हो जाती है तो आपको रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है, तो आपको अच्छे से डिटेल भर के ही एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इसमें एग्ज़ाम सिटी के बारे में बताया गया है कि एग्ज़ाम सिटी आपकी कहाँ कहाँ पड़ सकती है। तो उसमें दिया गया है पौंडीचेरी, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एट्सेट्रा। यहाँ पर इन सेंटर्स में आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो पड़ेगा इन सिटीज़ में। जो हॉल टिकट है वो आपको वेबसाइट पर अवेलेबल होगी और वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हाईलाइट करके बताया गया है कि आपको जो हॉल टिकट है उसकी कॉपी रिजर्व करके रखनी है अपने पास जब तक कि अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती है, यानी कि जब तक लास्ट तक ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हो जाती तब तक आपको जो आपका हॉल टिकट है वो संभाल के रखना है आपको, या उसकी कॉपी आप अलग से कहीं संभाल के रख सकते हो। यहाँ बताया गया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ बताया गया है कि कैंडिडेट को एग्ज़ाम सेंटर पर कम से कम 2 घंटे पहले आपको पहुँच जाना है, और आपका जो एग्ज़ाम सेंटर जो भी पड़ेगा, जहाँ भी पड़ेगा, वहाँ पे आपको कम से कम 1 दिन पहले आपको जाके देख आना है वहाँ सेंटर, कि मतलब क्या रास्ता है वहाँ पर और कितनी दूर है। ठीक है, और कैसे कैसे जाना है, तो ये आपको 1 दिन पहले देख लेना है, और एग्ज़ाम वाले दिन आपको 2 घंटे पहले पहुँच जाना है। और आपको जो एंट्री है वो हॉल टिकट के साथ ही होगी, साथ में आपको एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ हो साथ में आपके होना चाहिए। अगर आपके पास हॉल टिकट या फिर वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास नहीं है तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आपको कोई भी अदर पेपर लेके नहीं जाना है सिवाय हॉल टिकट के और वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के, जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। और इसके अलावा कोई फ़ोन या फिर कोई घड़ी, हैंड वॉच जो होती है वो, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर वगैरह, ये तो आपको पता ही होगा सब, तो अभी सब पढ़ लेना है इसमें। यहाँ पर नंबर के बारे में बताया गया है कि आपको एग्ज़ामिनेशन में किस तरह से नंबर आपको दिए जाएंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अच्छी तरह सॉल्व कर देते हो, करेक्टली सॉल्व होता है, तो उसका आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसका आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कि ये आपकी निगेटिव मार्किंग होगी 1 नंबर की। अगर कोई क्वेश्चन आप छोड़ देते हो रिव्यू के लिए तो उसके 0 मार्क मिलेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन आप छोड़ देते हो या अटैम्प्ट नहीं करते हो तो उसको भी आपको 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको नेगेटिव मार्किंग कम से कम करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होगी उतने नंबर आपको टोटल स्कोर में से कम हो जाएंगे, तो ये आपके रैंकिंग पर काफ़ी फ़र्क डालेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर रिजल्ट के बारे में बताया गया है, यानी आप जो एग्ज़ाम दोगे उसका रिजल्ट जो जिपमर की जो वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि आपको जो वेबसाइट है वो टाइम टाइम पर खोल के देखनी पड़ेगी कि कब क्या नोटिफिकेशन आ रहा है। तो ये आपकी पूरी तरह से जिम्मेदारी होगी, और इंस्टीट्यूट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी कि आपसे अगर कोई डिले हो जाता है या कोई छूट जाता है कुछ चीज़। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कलर से हाईलाइट करके बताया भी गया है कि आपको जो वेबसाइट है जिपमर की वो टाइम टाइम पर खोल के देखते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए अगर कोई अपडेट आती है तो। ठीक है, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी वो वेबसाइट पर ही आएगी, आपको पोस्ट या फिर एसएमएस वगैरह नहीं किया जाएगा। तो आपको रेगुलरली वेबसाइट चेक करते रहना है। अगर कोई कैंडिडेट अगर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो उसके लिए खिलाफ एक्शन भी हो सकता है, यहाँ पर ये बताया गया है। तो आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है, और ऐसे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं और उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर फॉर्म्स दिए गए हैं, मतलब ये एक तरह का फॉर्मेट है कि आपके जो सर्टिफिकेट्स होंगे, यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो आपको इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी में के लिए जो अप्लाई करेंगे कैंडिडेट, ये उनके लिए है। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये चीज़ नहीं है। या जो कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी या डिसेबिलिटी से कैटेगरी से जो अप्लाई कर रहे हैं, ये फॉर्मेट उनके लिए है। ठीक है, या अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपको अगर रिलैक्सेशन चाहिए, एज रिलैक्सेशन, तो उसके लिए भी आपको ये इसमें से फॉर्मेट दिया गया है, आपको इसी फॉर्मेट में भर के वो आपको अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर पेमेंट फेलियर केसेस दिए गए हैं। अगर आप
एप्लीकेशन बढ़ती है और कोई पेमेंट फेल हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है यहाँ पर ये बताया गया है। कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट बैंक से नहीं कटता है, ठीक है। अगर कट भी जाता है तो जो अमाउंट है वो आपको 45 दिन के अंदर बैंक के द्वारा वापस कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि आपके अकाउंट में 45 दिन के अंदर अमाउंट आ जाएगा, तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपका जो अमाउंट है वो 15 दिन के अंदर भी नहीं आता है तो आपको यहाँ पर ये डिटेल्स भर के इस ईमेल आईडी पर आपको सेंड कर देना है, तो वो आप चेक करके आपको आपका जो रिफ़ंड अमाउंट है वो आपको वापस कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन था जो कि अभी हाल ही में आया था, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बट शेयर करने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको इसी तरह की नोटिफिकेशन भी आगे मिलती रहें। तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।